आमिर उस्मानी ने लिखा है, ना इश्क बाद अब रहा न हुस्न में हया रही, हवस की धूमधाम है नगर नगर गली गली, कदम कदम खुले हुए हैं मकरो फन के मदरसे, मगर ये मेरी सादगी तो देखिए कि आज भी वफा की दर्सगाहों का निसाब ढूंढता हूँ मैं, जिन्हें सहर निगल गई वो ख्वाब ढूंढता हूँ मैं। बहुत दिनों में रास्ता हरीम नाज का मिला, मगर हरीम नाज तक पहुँच गए तो क्या मिला। मेरे सफ़र के साथियों तुम ही से पूछता हूँ मैं, बताओ क्या सनम मिले, बताओ क्या खुदा मिला। जवाब चाहिए मुझे, जवाब ढूंढता हूँ मैं, जिन्हें सहर निगल गई वो ख्वाब ढूंढता हूँ मैं, कहाँ गई वो नींद की शराब ढूंढता हूँ मैं। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बताया जाएगा कि हुकूमती इरादे, इलेक्शन और PTI के बारे में क्या है। आज के व्लॉग में यह भी बात होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना रिलीफ मिलने का इम्कान है और उसका फ़ायदा बड़े पैमाने पर होगा या नहीं। तीसरी बात होगी ज़मान पाक मुज़ाकरात में क्या कुछ तय हुआ। चौथी बात होगी कि दहशतगर्दों के निशाने पर सिराजुल हक ही क्यों है। तो बात का आगाज़ करते हैं कि 9 मई के शरपसंदों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के तहत होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू दिया है। कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुसल्लह जत्थों ने सोचे समझे मंसूबे के तहत अस्करी तनसीबात पर हमले किए। पाकिस्तान में इससे पहले भी गिरफ्तारियां हुई, कभी किसी ने अस्करी और सिविल तनसीबात पर हमले नहीं किए थे। सरकारी तनसीबात पर हमले करने वाले मुल्क दुश्मन हैं। 9 मई के वाक़यात पाकिस्तान के खिलाफ जंग के मुतरादिफ हैं। पाकिस्तान के सियासी बहरान पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। इलेक्शन अक्टूबर में अपने वक्त पर ही होंगे। इमरान खान को कोई शर्मिंदगी होती तो मुल्क के टुकड़े होने की बातें ना करते। पहले बात की ख्वाजा आसिफ ने, अब बात कर रही है वफाकी वजीर शहरी रहमान। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुल्क में तकसीम और नफरत की बुनियाद रखी है। वो अभी भी माफ़ी मांगने की बजाय सानहा 9 मई का दिफा कर रहे हैं। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि तमाम सबूतों के बावजूद इमरान खान को जमानतें मिल रही हैं। अदालतों को इंसाफ देना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोग शरपसंद नहीं हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे। अब ये बात है जो हुकूमती मौक़िफ़ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के 72 अराकीन कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों की मंजूरी के खिलाफ रियाज फतेहाना समेत दीगर जो अराकीन असम्बली थे उनकी दरख्वास्तों की समाअत लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने की, जिसमें अदालत ने इस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली और इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस्तीफ़े मंजूरी के नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिए। अदालत ने फैसले में तहरीक इंसाफ के अराकीन को इस्तीफ़े वापस लेने के लिए स्पीकर के सामने पेश होने की हिदायत कर दी। इसके अलावा अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली को भी तमाम अराकीन का मौक़िफ़ दोबारा सुनकर फैसला करने की हिदायत की। अब इस मामले के ऊपर क्या हुकूमत जो है या कौमी असम्बली के स्पीकर जो हैं वो अदालत का फैसला मानेंगे, क्योंकि हुकूमत और स्पीकर कौमी असम्बली और अराकीन असम्बली और वफाकी काबीना और वफाकी इत्तेहादी जमातें वो ये मौक़िफ़ रखती हैं कि पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है। पार्लियामेंट के अंदर फैसले जो हैं उनकी तासीक पार्लियामेंट ही कर सकता है या पार्लियामेंट ही उन फैसलों को रद्द कर सकता है। दूसरी तरफ से कोई भी उन फैसलों का इत्तलाक जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर नहीं कर सकता। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसी पार्लियामेंट की बहाली के लिए, इसी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार देने के लिए जो पार्लियामेंट के अंदर ही मौजूद थे, लेकिन उनका ताल्लुक आपकी जमात से नहीं था, किसी और जमात से था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था। तो सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आप मानने को तैयार थे क्योंकि उसमें फैसला आपके हक में था। और अब की बार जब फैसले आपके हक में नहीं है तो आप उससे इनकारी हैं। तो यहाँ पर एक नया महाज खुलने जा रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली फिर से इस बात को रद्द कर देंगे। इत्तलात ये हैं कि स्पीकर फैसला ये जारी करेंगे कि इन तमाम अराकीन कौमी असम्बली जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जिन्होंने माजी के अंदर इस्तीफ़े दिए थे, उनको पार्लियामेंट की हुदूद में दाखिल न होने दिया जाए। तो फिर उस पर फैसला ये क्या वफाकी हुकूमत कर चुकी है कि वही तौहीन अदालत जिसका बयानिया नया अपनाना जाना है, उसी तौहीन अदालत को अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं लगा रही तो वो कोई और अदालत भी लगा दे। तो इसी का शायद इंतज़ार किया जा रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें शुरका ने 9 मई के वाक़यात की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक़ की गई। इजलास में 9 मई को हंगामा आराई, जलाओ घेराव, तोड़ फोड़ और शरपसंदी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई से मुतल्लिक उमूर पर गौर किया गया। वफाकी काबीना ने पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक़ की। अब ये
हुकूमती मौक़िफ़ के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव कहाँ पे कम हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पे सुकड़ रही है, तो उसका जवाब यह है कि कराची से साबिक MNA जयप्रकाश ने भी राहें जुदा कर ली हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें वो आबदीदा हो गए, बोले दिल पे पत्थर रखकर पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहा हूँ। ऐसा बयानिया ना बनाएं जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो, मुल्क डूब रहा है तो दिल को तकलीफ होती है। इन शरपसंदों को भी सज़ा होनी चाहिए जिनके कहने पर सब हुआ। सूबाई वज़ीर मादनियात बलोचिस्तान मुबीन खिलची ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया और कहा मुल्क है तो हम हैं। पेशावर से साबिक सूबाई वज़ीर इकबाल वज़ीर ने भी PTI को खैरबाद कह दिया। गुज़श्ता रोज़ रुकने सिंध असम्बली इमरान अली शाह और डॉक्टर अमजद भी PTI छोड़ चुके हैं। जुमेरात को ही अमीन असलम और जनूबी पंजाब के 9 रहनुमाओं ने भी तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया था। उनके मुस्तकबिल के हवाले से या माजी करीब में उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैसियत क्या थी, वो मकल के व्लॉग में बात कर चुका हूँ तफसीलन कि उनको टिकट मिला था या नहीं मिला था, वो पार्टी में रहना चाहते थे या नहीं रहना चाहते थे। इस बात से कतई नज़र कि इन हमलों का दिफा किसी सूरत नहीं किया जा सकता, इन हमलों के ऊपर कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती, इन हमलों के ऊपर आप अपने गुस्से का इजहार नहीं कर सकते, इसकी मजम्मत ही कर सकते हैं। बिल आखिर आपको मजम्मत करना पड़ेगी। रियासत मुखालिफ इक़दाम थे, रियासती इमलाक को नुकसान पहुँचा। बात वही है कि अगर आज आप दिफा करेंगे तो मुस्तकबिल में अगर कोई और करेगा तो वो भी दिफा करता हुआ दिखाई देगा और वो इसको जवाज़ बनाएगा कि आप दिफा किया करते थे। अब इस मामले के ऊपर कल सदर ममलिकत ने इमरान खान साहब को पैगाम पहुंचाया। अब आते हैं दूसरे मंजरनामे की तरफ। PTI के 72 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों की मंजूरी के ख़िलाफ़ जो फैसला आया है, उस फैसले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक नया नैरेटिव अपनाना चाहती है। वो ये समझती है कि अदालत हमें फ़ैसला दे चुकी है, तो अब अदालती ने जो फैसला दिया है इसके ऊपर हम महाज जो है पार्लियामेंट के फोरम पे जाके उठाएंगे। अब पार्लियामेंट के फोरम पे जाके हम बात करेंगे कि आपको इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। कानून साजियाँ जो माजी में हो गई तो क्या खान साहब को उस पर शर्मिंदगी है, खान साहब को उस पर अफसोस है कि क्या हम अगर पार्लियामेंट में रहते तो पार्लियामेंट में रहते हुए हम बेहतरीन दिफा कर सकते थे। तो वो गाहे बगाहे मुख्तलिफ ज़राए से ये बात सामने आती है कि असम्बलियों से निकल जाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सही स्टंट नहीं था। अगर असम्बलियों में बैठे रहते तो दहशत ज़्यादा रहती, अगर असम्बलियों में बैठे रहते तो जितने बिल पास हुए हैं उसकी जो नुमाइंदगी मुखालिफत में थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुअस्सर कर सकती थी। आज सदर ममलिकत ने जो इमरान खान साहब को मशवरा दिया था तो उसका आज हमें जवाब भी देखने को मिला कि लाहौर हाई कोर्ट में गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ी ने इमरान खान से सवाल किया कि जिन्ना हाउस पर होने वाले हमले की क्या आप मजम्मत करते हैं। तो इस पर चेयरमैन PTI ने कहा कि जिन्ना हाउस हमले की मजम्मत करता हूँ, पहले भी की और हर पाकिस्तानी इसकी मजम्मत कर रहा है। इससे पाकिस्तान की बदनामी हुई, जो कुछ हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मीडिया को अपना घर खोल कर दिखाया है, दहशतगर्दों के ठहरने की बातों में कोई सदाकत नहीं है। PDM के इक़दाम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से मुल्क की बदनामी हुई है। चेयरमैन PTI ने कहा कि खौफ की फ़ज़ा में मुल्क नहीं चल सकता। 7,000 लोगों को गिरफ्तार करके PDM खुद फंस चुकी है। इसी बुनियाद पे कहा था कि एक हफ्ते में मामला दुरुस्त हो जाएंगे। इमरान खान ने मजीद कहा कि जिस जमात का वोट बैंक हो उसे हराया नहीं जा सकता। इतने वोट बैंक रखने वाली जमात में किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सवाल पे उन्होंने कहा कि यकतरफा मुज़ाकरात नहीं हो सकते, हम तो 11 माह से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। लेकिन इस पे जो बात खान साहब ने 7,000 कारकुनान वाली की है उसमें सबके सब बेकसूर तो नहीं है, वो भी हैं जो हमला करने वालों में शामिल थे। अगर उनको भी बचाना है तो फिर मजम्मत नहीं बनती, फिर मुखालिफ नैरेटिव बनता है। अगर नहीं बचाना तो फिर मुज़ाकरात हो सकते हैं जो बगैर शर्त के हों। लेकिन इस मामले पे वफाकी हुकूमत क्या आमादगी का इजहार करेगी, तो अब इत्तेहादी जमातें ये समझती हैं कि गेम उनके हाथ में है। अगर अब हम मुज़ाकरात के लिए आमादा हो जाते हैं तो ये अपनी पोजीशन को फिर से कमज़ोर करने के मुतरादिफ होगा। लेकिन सवाल फिर ये है कि इस मामले पर यानी मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला क्या वफाकी इत्तेहादी जमातों के हाथ में है भी या नहीं, ये सोचने की बात है। वो जिनके हाथ में है क्या उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं, ये भी सोचने की बात है। वो मुज़ाकरात के लिए क्या रास्ता कोई हमवार हो रहा था, ये एक बुनियादी सवाल है। इसका आगे चल के जवाब दूंगा। रास्ता हमवार होने की कहीं ना कहीं पे कोई उम्मीद पैदा हुई थी, एक उनसर पैदा हुआ था। उस उनसर के खात्मे के लिए कौन मुतहर्रिक हुआ और पाकिस्तान किस बड़ी तबाही से बचा है, इसके बारे में बिलखुसूस बात करनी है। लेकिन इससे पहले शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी के खिलाफ तौहीन अदालत की जब दरख्वास्त पे समात हुई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब दौरान समात आबदीदा हो गए। ये वही मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब हैं जिनकी अदालत के अंदर इमरान
इमरान खान साहब पेश हुए। इमरान खान साहब को जमानतें मिली। जब सुप्रीम कोर्ट ने रुजू करने की बात की थी कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रुजू करें, केस लगा हुआ था चीफ जस्टिस आमिर फारूक के पास। आमिर फारूक ने 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया जिसमें मियां गुल हसन औरंगजेब भी थे। मियां गुल हसन औरंगजेब ने तमाम मुकदमात में जमानतें दे दी और एक ब्लैंकेट बेल दी कि आपको उस मुकदमे में भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जिस मुकदमे का आपको इल्म ना हो। तो आज मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अदालतों के खिलाफ जारी मुहिम से वाकिफ हैं, हम टॉक शो में बैठ के खुद को डिफेंड नहीं कर सकते। ये वक्त गुजर जाएगा लेकिन ये धब्बे हमेशा रहेंगे। अदालतों के साथ मजाक हो रहा है। क्या वजह है कि अहकामात को हवा में उड़ाया जा रहा है। अदालत ने आईजी इस्लामाबाद को पीर के लिए नोटिस जारी कर दिया। आप ये देखिए कि अदालत फैसला देती है लेकिन अदालतों के फैसलों के बावजूद वफाकी हुकूमत के इकदाम आपको क्या दिखाई देते हैं। गिरफ्तारियां दर गिरफ्तारियां हो रही हैं। अदालतों के मुस्तकबिल के ऊपर सवालिया निशान है। निज़ाम इंसाफ के ऊपर सवालिया निशान है। बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान का जो तशख़्ख़ुस है उसके ऊपर अब सवालिया निशान पैदा हो रहा है। अगर आपकी अपोजिशन सही इकदाम नहीं उठा रही तो रियासत को बचाने का फर्ज रियासत के हुक्मरानों का बनता है। आपका बुनियादी तौर पे फर्ज है, आपने रियासत को बचाना है, आपने पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को बेहतर करना है, आपने बैनुल अक़वामी सतह पे एक पैगाम देना है, आपने तमाम इकाइयों को जोड़ के रखना है, आप ही ने मुस्बत सियासत का पैगाम देना है कि जिससे ये जस्र जा सके कि हुकूमत पाकिस्तान को बचाना चाहती है। लेकिन हुकूमत के इकदाम इसके बरक्स दिखाई देते हैं। हुकूमत तो समझती है कि इन हालात की सबसे बड़ी बेहतरी के लिए बेनिफिशरी जो है वो हुकूमत है, क्योंकि हुकूमत के पास एक नैरेटिव बन रहा है और हुकूमत के जितने भी इकदाम थे मुआशी हवाले से, जितने भी इकदाम थे उनके दावों के हवाले से, उसमें तो उनकी नफ़ी हमें दिखाई दी लेकिन उसके ऊपर उन्हें एक ब्लैंकेट मिल गया। ये जवाज़, जो जवाज़ 9 मई का बना, 9 मई के जवाज़ पे हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट का इदारा है वो तो एक कैंपेन चला सकता है इदारे की साख को बहाल करने के लिए या इदारे को मुत्तहिद करने के लिए या आवाम के अंदर इदारे की पजीराई के लिए या आवाम से इदारे के मुतल्लिक सवालात जांचने के लिए या उनके जज्बात जांचने के लिए। ये तो उनका काम है, उन्हें करना भी है और वो करेंगे भी और इस पे आवाम उनका साथ भी देंगे। लेकिन वफाकी हुकूमत क्या कर रही है? वफाकी हुकूमत इस पूरे मामले के अंदर किस तरह का नैरेटिव बना रही है या वो अपने इकदामात क्या उठा रही है? रोजाना की बुनियाद के ऊपर आपके जितने भी काबीना के इजलास हों उनके एजेंडे के ऊपर कौन से निकात होते हैं? ये बताइए कि क्या ये नुक्ता मौजूद है कि अवाम को सस्ते दामों तेल की फराहमी किस तरीके से मुमकिन बनानी है? क्या ये नुक्ता मौजूद है कि पाकिस्तान के अगले महीने रिजर्व जो है वो $2 अरब से नीचे चले जाएंगे, उनको किस तरीके से बचाना है? क्या ये नुक्ता मौजूद है कि IMF की नवी जायजा इजलास में बातचीत मुकम्मल क्यों ना हो सकी और अगर रीस्ट्रक्चर करना है इस पूरे मुआहदे को तो किस तरीके से करना है? क्या ये नुक्ता मौजूद है कि पाकिस्तान के अंदर ज़राअत की बेहतरी के लिए क्या इक़दाम उठाने? क्या ये नुक्ता मौजूद है कि पाकिस्तान के अंदर सैलाब की तबाहकारियां जो हमने माजी में देखी और मुस्तकबिल में फिर से हमें खदशे का इजहार किया जा रहा है उसके लिए क्या प्रिवेंशंस की गई हैं? ये नुकात तो मौजूद नहीं है। नुक्ते जो मौजूद हैं वो तमाम ऐसे नुक्ते हैं जिससे उन्हें एक ब्लैंकेट मिला हुआ है और उसी तनाजुर में वो फैसले किए जा रहे हैं और उसी तनाजुर में अपनी सियासत को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। ज़मान पाक में इमरान खान की रिहाइशगाह की तलाशी के लिए ऑपरेशन की जो बाज़गश्त सुनाई देती थी, हुकूमत और इमरान खान के दरमियान मुज़ाकरात हुए। कमिश्नर लाहौर की सरबराही में टीम चेयरमैन PTI की रिहाइशगाह पहुंची। मुज़ाकरात की कामयाबी पर रिहाइशगाह की तलाशी का फैसला होना था। रिहाइशगाह के अंदर और बाहर पुलिस एहलकार तैनात रही। 400 एहलकार तलाशी लेने के लिए मौजूद होंगे। पुलिस एहलकारों में लेडी एहलकार भी शामिल होंगी। पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी के जज से रिहाइशगाह की तलाशी के लिए सर्च वारंट हासिल किए। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने ट्वीट किया कि हुकूमती टीम ने अभी कोई सर्च ऑपरेशन नहीं करना, घर की तलाशी के लिए SOPs तय करने हैं। यह दावा बेबुनियाद है कि घर की तलाशी दे दी गई। और इसके साथ साथ ज़मान पाक से फरार होने की कोशिश में मजीद 6 दहशतगर्द भी गिरफ्तार कर लिए। यहाँ पर खान साहब ने क्या किया? खान साहब ने एक तो जितने भी तमाम कारकुनान थे उनको परसों रात ये पैगाम पहुंचाया कि आप अपने अपने इलाकों को वापस चले जाएं। खान साहब को ये लगा कि हुकूमत इस बात को जवाब बना करके यहाँ पे कारकुनान हैं तो कारकुनान में वो दहशतगर्द भी मौजूद हैं, यहाँ पर रेड करेगी और इस रेड के तनाजुर में रिटेलिएशन जो होगी उस पर फिर से गिरफ्तारी के खदशात बढ़ जाएंगे।
उन्होंने कारकुनान को भिजवा दिया वापस। कारकुनान वापस गए तो उन्होंने बैनुल-अक़वामी मीडिया को अंदर बिठा लिया। अब इंटरनेशनल मीडिया अंदर बैठा है, उससे वो रोजाना की बुनियाद पर बातचीत भी कर रहे हैं और उसे ये बता रहे हैं कि मैं घर में अकेला हूं या मेरे यहाँ पे इधर कुछ रहनुमा मौजूद हैं या कुछ चाहने वाले मौजूद हैं जिनका ताल्लुक पार्टी की आला लीडरशिप से है, जो उस दिन कहीं निकले भी नहीं थे। अब इस तनाजुर में अगर कोई रेड होता है तो ये मेरे खिलाफ गैर आईनी और गैर कानूनी इक़दाम होगा। अब वो इंटरनेशनल मीडिया को वहां पे लेके पहुंचे। अब दूसरी तरफ जो टीम गई, टीम ने एसओपीज तय किए कि तलाशी किस तरीके से होगी। तो ये तमाम तर तनाजुर में टीम एसओपीज तय करने के बाद वापस आ गई। अब इस पे अगर कोई बंदा कहे कि मुज़ाकरात नाकाम हुए और अगर कोई ये कह दे कि तलाशी हो गई, तो दोनों बातें गलत हैं। ना मुज़ाकरात नाकाम हुए, ना अभी तलाशी हुई। मुज़ाकरात हुए हैं, एसओपीज तय हुए हैं, हायब से बात होगी, उसके बाद फिर से एक टीम जाएगी और टीम जाके वहां पे तलाशी के अमल को मुकम्मल करेगी। ये है मुल्क के हालात। लेकिन अब सवाल यह है कि इसका फायदा कौन उठाना चाहता है? इसका फायदा वो ताकतें उठाना चाहती हैं जिन्हें लगता है कि पाकिस्तान इस मुश्किल से निकल सकता है। इसी वजह से आज एक बड़े सानहे से पाकिस्तान की बचत हुई है। यो बलोचिस्तान में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक पर खुदकुश हमला हुआ, ताहम वो हमले में मुकम्मल महफूज रहे। खुदकुश हमलावर की जैकेट मुकम्मल नहीं फटी, लेकिन फिर भी जमात इस्लामी के 7 कारकुनान जख्मी हुए, जिनमें 4 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। काफिले की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। सिराजुल हक की गाड़ी के करीब खुदकुश हमलावर ने अपने आप को धमाके से उड़ाया। लेवीज के मुताबिक वाक़े के फारीबादी इलाके को घेरे में लेकर मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के काफिले पे खुदकुश हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म देते हुए जख्मियों की भी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की, जबकि मुतल्लिका हुकाम को जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। और दूसरी तरफ वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने भी धमाके की मजम्मत करते हुए दहशतगर्दी के वाक़े में अमीर जमात इस्लामी के महफूज रहने पर इजहार इत्मीनान किया। अब सवाल पैदा होता है कि ऐसे वक्त में सिराजुल हक ही क्यों? सिराजुल हक ये जमात इस्लामी की तर्ज सियासत को बहुत से तजियाकार और सियासी पंडित हाइब्रिड सियासत से तशबीह देते हैं, जो गर्म सर्द के दरमियान की सियासत है। यानी माहौल को आउट ऑफ कंट्रोल करने की कारकुनान को तरगीब भी नहीं देते और मामलात से लाताल्लुकी का ऐलान करके बैठे रहने को भी तरजीह नहीं देते। महंगाई के खिलाफ एहतजाज भी करते हैं, लेकिन वैसा ही एहतजाज करती दूसरी जमात की हिमायत का ऐलान भी नहीं करते। हुकूमत के खिलाफ मुनज़्ज़म तहरीक चलाते हैं, लेकिन हुकूमती वफ्द मिलने को मंसूरा की चौखट पर आ जाए तो पुरतपाक इस्तिकबाल भी करते हैं। तो ऐसे में ऐसी जमात से किसी को क्या खतरा हो सकता है? तो जवाब यह है कि यह वही जमात है जिसने हफ्ज़दा माहौल के अंदर मुज़ाकरात के रास्ते को हमवार करने की तगोदो की थी। ये अलग बहस कि अपनी ईमा पे की या किसी के कहने पे की, इसका जवाब वो खुद मुदल्लल गुफ्तगू से दे सकते हैं। 9 मई के बाद बैनुल अक़वामी सतह पर जैसे पाकिस्तान की हर्जा सराई हुई और फिर हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हो जाने पे हालात जिस तरफ को जाते दिखाई दिए, इत्तलात ये है कि उसमें भी कुछ कुव्वतें ऐसी थीं या कुछ शख्सियात ऐसी थीं जो चाहती थीं कि मामलात कंट्रोल से बाहर ना हो, जिससे रियासत के तहफ़्फ़ुज़ पर खदशात पैदा जो हो रहे हैं वो बादल छट जाएं। उनमें एक शख्सियत फिर से सिराजुल हक थे और इसी वजह से कुछ कलअदम तंजीमों और दुश्मन मुल्क की कुव्वतों के निशाने पे एक नया टारगेट आया, ताकि जलती पे तेल का काम किया जा सके, ताकि अगर ये मामला उनकी मंशा के मुताबिक मुकम्मल हो जाए तो फिर मुल्क के अंदर मजीद केओस और टर्मोइल में इजाफा हो। तो जहां पर हालात बेहतरी की जानिब जाते दिखाई दे रहे थे, जहां पे कुछ मामला फहमी दिखाई दे रही थी, जहां पे अब इत्मीनान का माहौल किसी हद तक दिखाई दे रहा था, तो वो मजीद भड़काया जा सके, हालात को मजीद ख़राब किया जा सके। मगर खुदा का सद शुक्र कि हम किसी बड़े सानहे से महफूज रहे और खुदा हमें ऐसी तमाम बलाओं से निजात दिलाए जो हमारा वजूद खाने के दर पे है। और खुदा पाकिस्तान के हुक्मरानों के दिलों में सुलह रहमी पैदा करे, पाकिस्तान को बेहतरी की जानिब बढ़ाने के लिए कुछ इक़दामात करने की उनको अक्ल और सोच और फ़हम अता फरमाए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।